क्या अब नेपाल सच में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा इतने आसानी से? क्या है आपको मानना? आई डोंट थिंक ऐसा हुआ है। मैंने अभी जो लेटेस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार ये वर्बल एश्योरेंस है कि हिंदू राष्ट्र के विषय में जी, दिस सब्जेक्ट विल बी टेकन अप विद ऑल कंसर्निंग पार्टीज। आज अवस्था ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है नेपाल का कि ये संविधान किसको चाहिए? आज से 10 महीने पहले जैन आंदोलन में तो इस संविधान को तो हम लोग ने फेंक दिया था कूड़ेदानी में। देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 6 months। जी, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग शासित थे। तो इसी को ये लोग रक्षा इसलिए कर रहे हैं कि पुराने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको अपना पॉलिटिक्स जिंदा रखने के लिए उनको यही चाहिए जिसे हम लोग 12 बूंदे बोलते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है, एग्रीमेंट से कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होना है। और वो वर्बल है, सुनते हैं, वो क्लॉज वर्बल है। तो जब लिखित का कुछ मतलब नहीं है तो वर्बल का तो कोई मतलब ही नहीं है नेपाल के पॉलिटिक्स में। इवन इन इंडियन पॉलिटिक्स वी फेस द सेम प्रॉब्लम देयर ऑल्सो। राष्ट्रीय सवाल और नेपो इन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई सुमन और आज हम नेपाल में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में बातचीत करेंगे। हमारे पास बातचीत के लिए विश्लेषक श्याम बस्नेत जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। कल एक न्यूज़ आया, नेपाल और इंडिया की बॉर्डर साइड सुस्ता में फिर एक बार वहाँ पर एक विवाद हुआ है वहाँ के स्थानीय नेपाल के सशस्त्र और एसएसबी के बीच में, क्योंकि एसएसबी ने वहाँ पर नेपाल की तरफ बन रहा बांध भत्काने की कोशिश किया है, तोड़ने की कोशिश किया है, ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर झड़प हुआ, 3 लोगों की जख्मी भी हुए हैं, ऐसा भी न्यूज़ आ रहे हैं। इस घटना को आप कैसे देख रहे हो सर अभी के वक्त में? देखो सुमन भाई, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है जी, सुस्ता हमारा पुराना रोग है। जी, मोदी जी भी 12 साल हो गया उनको सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर के आसन में। जी, तो उनको भी सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग का अपना रिलेशन नहीं बिगड़ना चाहिए। एटलीस्ट ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं भारत के तरफ के, वो लोग अपने काउंटर पार्ट को या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जैसे हमारा चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उन लोगों को सूचित करके आने में क्या दिक्कत है। इंडियन सीमा सुरक्षा बल, ऑफ कोर्स अगर वो हो जाता तो कम से कम प्रायर नोटिस होता, क्या समस्या है, दोनों बैठ के उसको हल करते। उसको अगर बांध को तोड़ना है तो तोड़ देते, नहीं तोड़ना है तो उसका कोई एक दूसरा सोल्यूशन निकलता। जी बिल्कुल। अभी हमारा और भारत का जो रिलेशन है, नो वन नोज इसका फ्यूचर क्या है। हाँ, क्योंकि नया गवर्नमेंट है, नो वन नोज द टेम्परामेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर बालन शाह। अभी 4 महीने से अधिक हो गया, भारत से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है जी, ना किसी भारतीय डेलीगेशन से उन्होंने बात किया है। उन्होंने पहले कहा था, प्राइम पीएमओ से एक विज्ञप्ति आया था, नोटिस आया था कि भारतीय एम्बेसडर से वो बात करना चाहते हैं, अभी तक वो भी नहीं हुआ जी। इससे एक डाउट पैदा हो जाता है। डाउट क्या पैदा होता है कि एवरीथिंग इज नॉट वेल बिटवीन भारत एंड नेपाल। जी, अगर सब ठीक है तो उसको अगर आप लोग पब्लिक में नहीं लाते हैं, पब्लिक को नहीं बताते हैं, तो आज का 21st सेंचुरी में यू कांट हाइड एनीथिंग। जी, ऐसे अवस्था में, ऐसे स्थिति में, और अभी इंडियन भारत बैशिंग या एंटी भारत जितना यहाँ अफवाह फैलाया जाए उतना यहाँ पर उसको पेट्रोटिक मानते हैं, जी, राष्ट्रवादी मानते हैं। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सिमिलर कंडीशन नेपाल में भी है। हम लोग ये नया सरकार आने के बाद
युवा सरकार आने के बाद कम से कम एवरी डिस्प्यूट को मेरिट के हिसाब से लिया जाएगा और आज प्रैग्मेटिक होके उसमें दोनों देश बात करेंगे, वो हमारा चाहना था, इच्छा थी। वो नहीं हो रहा है भारत के तरफ से। एक ब्लंडर तो मोदी जी ने आज से 12 साल पहले या 11 साल पहले उन्होंने जो नाकाबंदी लगा दिया, ब्लॉकेट लगा दिया, उसका इफेक्ट अभी तक है नेपलीस साइकी में जी। और अभी देखिए हमारे यहाँ सुमन भाई, अभी कुकिंग गैस का बहुत किल्लत है जी। किसी के अभी शॉर्टेज है नेपाल में। नहीं, बहुत शॉर्टेज है, किल्लत है, किसी को नहीं मिल रहा है। हमें नहीं मिल रहा है तो और किसको मिलेगा? कॉमन पीपल को कैसे मिलेगा? जबकि हमारे जो ऑयल निगम है, ऑयल कॉरपोरेशन है नेपाल का, दैट इज गवर्नमेंट ओन जी। वो कहता है कि रेगुलर जो हमारा इंपोर्ट का जो कोटा था उससे अधिक हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है? हाँ। और यहाँ पर बाहर र्यूमर ये है कि भारत सरकार ने कटौती कर दिया। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब नेपाली सरकार किसको विश्वास करे? वो ब्लैक मार्केटर को विश्वास करे, सप्लायर को विश्वास करे, या हमारे ऑयल निगम विच इज ओन्ड बाय आवर गवर्नमेंट? गवर्नमेंट उसके विषय में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। It is the duty of the government to see that there is a regular supply of all essential goods. जी। है कि नहीं? वो नहीं हो रहा है। अब नेपाल गवर्नमेंट के ऊपर से भी ट्रस्ट हट रहा है, कम हो रहा है जनता का। ऐसी हालत में आप भारत के तरफ से ये जो इंक्रोचमेंट हुआ या इनकर्शन हुआ है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्यों नहीं आप लोग प्रायर इंफॉर्मेशन करते हैं? इसको किसी को भी सेंसिबल आदमी को, मेरे ख्याल से वो यूपी बॉर्डर से सटा हुआ है, किसी न किसी को, योगी जी को इस चीज़ का इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। अब जिस दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, एक दिन तो मिलना ही है, बिल्कुल। जिस दिन मिलेंगे ज़रा एक कोर्डियल सिचुएशन हो, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, थोड़ा सा फ्रैंकनेस हो, कोई हिडन एजेंडा न हो, ऐसे कंडीशन में बात होना दोनों देश के लिए अच्छा। इसमें भारत सरकार की तरफ से कम भारतीय एम्बेसी से क्यों नहीं विज्ञप्ति निकलता? जैसे कि जो न्यूज़ हमने बात किया है उनमें कहा जा रहा है कि नेपाल की तरफ जो बाढ़ को रोकने के लिए नेपाल के गवर्नमेंट ने, वहाँ के स्थानीय ने बात बनाया था, उसको बिना पूछे ही एसएसबी आकर नेपाली साइड पर तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी लेकर वो तोड़ने लगा। उसके बाद नेपाल के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने वहाँ पर झड़प किया, लाठी मुंगरी लेकर उनको भगाया है। सशस्त्र नेपाल के जो प्रहरी वो भी वहाँ पर पुगा था, ऐसा भी बोल रहे हैं। अब ये देखें तो जैसे इंडिया के तरफ से नेपाल को कुछ दबाव देने के लिए, नेपाल को बिना पूछे ही नेपाल की तरफ हो रहा कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहा है, इसे इसको क्या माने हम नेपाली, क्या माने हैं? नहीं, नेपाल के जो भारत को नुकसान है इससे। जी। भारत इतना विशाल देश है, एक छोटा सा डैम से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर पानी को रोकने के लिए या पानी को कटान करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए अगर तोड़ा गया है, तो अभी आसाम में और जगह फ्लड्स के कितना नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा सा सह लेता भारत और अपना ग्रेटनेस दिखाता, प्रदर्शन करता और इन्फॉर्म कर देता, तो उसका क्या बिगड़ता? जी। तो नेपाली लोग भी रीजनेबल चीज़ में तो वो लोगों को भी कन्विंस हो जाएंगे ना। कन्विंस क्यों नहीं करता है भारत में बॉर्डर में? इससे जो हमारे यहाँ एंटी मोदी लॉबी है, पॉलिटिकल लॉबी है, इट गेट्स स्ट्रॉन्गर।
उसको बल मिलता है। और हम लोग जैसे जो दोनों देश में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, दोनों का विकास होना चाहिए, दोनों में फ्रेंडशिप होना चाहिए, हमारा जो सभ्यता, आस्था और संस्कृति से जो टाई है, हमारा जो रिलेशन है, उसको और सुदृढ़ करके किसी थर्ड कंट्री को हमारे रिलेशन में इंटरफियर करना नहीं चाहिए। उसीलिए तो हम लोग इस कार्यक्रम चला रहे। इस प्रोग्राम को मेन एम ही यही है ना, हम लोगों को डिफेंड करने के लिए मुश्किल हो जाता है। इसमें भारत सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। ऐसे छोटे इंसिडेंट से बड़ा जो हम लोग का रिलेशन है, बड़ा जो हम लोग का एक दूसरे के सहयोग है, जो आउटस्टैंडिंग बड़े प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स है, उसको हल करने में ये बाधक होगा। ये भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सर अभी नेपाल में चर्चा है, इंडिया के न्यूज़ चैनल में भी इसका चर्चा किया जा रहा है कि अब नेपाल हिंदू राष्ट्र हो गया है, अब नेपाल हिंदू राष्ट्र होने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं। क्या इतने आसानी से नेपाल हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? आपको क्या मानना है? क्योंकि परसों ही नेपाल के जो होम मिनिस्टर है सुदन गुरुङ जी, उन्होंने जनकपुर में जाकर वहाँ के आंदोलनरत पक्ष के साथ कुछ समझौता किया है, ऐसा बोला जा रहा है, जिसमें प्रमुख एजेंडा ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की है। क्या अब नेपाल सच में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा इतने आसानी से? क्या है आपको मानना? आई डोंट थिंक ऐसा हुआ है। मैंने अभी जो लेटेस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार ये वर्बल एश्योरेंस है कि हिंदू राष्ट्र के विषय में जी दिस सब्जेक्ट विल बी टेकन अप विद ऑल कंसर्निंग पार्टीज, जी, नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज। अगर वो है तो ठीक है, पर इसमें एक राइडर है। हाँ, वो राइडर ये है कि ये वार्ता जो होगा, सर्वपक्षीय जो मीटिंग होगी, वो मध्य प्रदेश में होगा। क्यों मध्य प्रदेश में ओनली? क्या मध्य प्रदेश का प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के मतलब ओरिजिन वाले कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या मध्य प्रदेश अब डोमिनेट करेगा नेपाल को? बाकी 6 प्रदेश क्या करेंगे? उनका कुछ शेयर नहीं है क्या? उनका कोई स्टेक नहीं है? जी, मध्य प्रदेश तो अभी आपके हमारे यहाँ 77 डिस्ट्रिक्ट्स है। बिल्कुल। आउट ऑफ 77 डिस्ट्रिक्ट 22 डिस्ट्रिक्ट्स है मध्य प्रदेश में। जी, तो बाकी का कोई स्टेक नहीं है नेपाल के पहचान के विषय में। ये तो नेपाल का पहचान है ना, इसमें हर एक नेपाली का स्टेक है, नॉट ओनली मध्य से। जी, मैं तो ये देख रहा हूँ अभी जो लेटेस्ट वार्ता हुई है प्राइम मिनिस्टर और मधेसी नेताओं से, लीडर्स, एंड दे आर ऑल रिजेक्टेड लीडर्स। और उसके ऊपर एक तो सीके राउत हैं जो हमारे आर्मी को राष्ट्रद्रोही कहते हैं, पृथ्वीनारायण शाह को गाली करते हैं और कहते हैं कि हम नेपाल के लीडर हैं। इन्हीं मधेसियों ने आज से 11 साल पहले जब संविधान जारी हुआ था, हम लोगों का जो अभी का जो संविधान जारी हुआ था, इसी को इन्हीं लोगों ने हमारा माइती घर बोलते हैं, जहाँ पर एक हम लोग का सार्वजनिक विरोध स्थल बोलते हैं उसको, वहाँ पर इसको जलाया गया था, इस संविधान को। अब इस संविधान को ये लोग रक्षक हैं। अभी हम लोग कैसे मान ले इस चीज़ को? आज अवस्था ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है नेपाल का कि ये संविधान किसको चाहिए? आज से 10 महीने पहले जेएनजी आंदोलन में तो इस संविधान को तो हम लोग ने फेंक दिया था कूड़ेदानी में। There was no constitution for 6 months. जी, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग शासित थे। तो इसी को ये लोग रक्षा इसलिए कर रहे हैं कि पुराने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं
उनको अपना पॉलिटिक्स जिंदा रखने के लिए उनको यही चाहिए जिसे हम लोग 12 बूंदे बोलते हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी जो ये इंसिडेंट हुआ है जनकपुर में और तराई में, ये जो हिंसा हुआ है सुनसरी से जो शुरू हुआ है, उसमें उनको दबाव में डाला गया है। जी, सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, हाँ, नॉट सरकार, प्राइम मिनिस्टर को, हिंदू राष्ट्र के लिए राजी होने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए दबाव में डाला गया था। ये डोमिनेट करने के लिए जी। हमारे जो मजीसे लोग हैं ना, कुछ मजीसे दोस्त हमारे कहते हैं कि मजीसे मत कहिए, आप कम से कम तराईबासी कहिए। तो उन्होंने अपना प्रदेश का नाम मधेश रखा है, तो मध्य प्रदेश में जो रहते हैं, बासिंदा हैं, सिटीजन है, उसको मधेसे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? जी, किसने कहा था उनको? अगर मधेसे नाम से इतना इन लोगों को मुश्किल है, एडजस्ट करने में मुश्किल है, तो मध्य प्रदेश क्यों नाम रखा? बिहार के लोगों को बिहारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जी, बंगाल के, वेस्ट बंगाल को लोगों को हम लोग बंगाली बोलते हैं, पंजाब को लिए जो पंजाबी बोलते हैं, जी, मद्रास के लिए मद्रासी बोलते हैं हम लोग, दैट्स कॉमन लैंग्वेज। तो उन लोगों को अभी मधेसी करने पर उन लोग क्या समझ रहे हैं कि वो लोग लेफ्ट आउट, एक अल्पमत वाले को अपने को समझ रहे हैं। तो नहीं समझना है तो अपना प्रदेश का नाम चेंज करो, किसने रोका है? हाँ, दे वांट स्पेशल स्टेटस फॉर मधेश, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर स्पेशल स्टेटस मध्य प्रदेश को दिया गया तो यहाँ पर सिविल वॉर हो जाएगा। हाँ। सिविल वॉर। अब जैसे कि मध्य प्रदेश के जो आह्वान हुआ, उनमें विद्रोह हुआ मध्य प्रदेश में, उसके बाद नेपाल के जो गवर्नमेंट है अभी के वक्त की, उसमें नेपाल के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर खुद जाकर एग्रीमेंट किया है, ऐसा बोल रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने आपने राजी जताया है, ऐसा बोल रहे हैं। अब क्या गृह मंत्री या बोलो होम मिनिस्टर ने राजी होने से अब नेपाल में क्या सच में हिंदू राष्ट्र आएगा, या बोलूं नेपाल हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? आई थिंक आई मेड दैट क्लियर बिफोर, बिल्कुल। इससे पहले भी कहा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, एग्रीमेंट से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना है। और वो वर्बल है, सुनते हैं, वो क्लॉज वर्बल है। तो जब लिखित का कुछ मतलब नहीं है तो वर्बल का तो कोई मतलब ही नहीं है नेपाल के पॉलिटिक्स में। इवन इन इंडियन पॉलिटिक्स वी फेस द सेम प्रॉब्लम देयर ऑल्सो। तो वो बात नहीं है। बात ये है कि जो वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ, जो हिंसा हुआ है, उसका जिम्मेवारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल हैं तो क्या वो नेपाली मुस्लिम्स हैं? आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक मधेसी नेता जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर से के मीटिंग में भी पार्टिसिपेंट था वो जी। उसमें वो क्या बोल रहा था कि 6 बांग्लादेशी मौलवीज नेपाल आए थे, ये वो उसको कंफर्म न्यूज़ है, दैट इज हिज वर्जन, नॉट माइन। पर वो क्या करता है, यहाँ जो भी घुसपैठियाँ हैं, मुस्लिम घुसपैठियाँ, दे आर ऑल रोहिंग्यास। तो बांग्लादेशी रोहिंग्या को कन्विंस करने के लिए या गाइड करने के लिए बांग्लादेशी मौलवीज क्यों आए? रोहिंग्या तो बांग्लादेशी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर करीब करीब 14-15 लाख से अधिक यहाँ पर बांग्लादेशी मुस्लिम, जिसको इलीगल घोषित किया गया है भारत से, वो लोग यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट हुए नेपाल में। उसी को ये लोग सुरक्षा दे रहे हैं। ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा हेडेक है, प्रॉब्लम भारत को भी है। मोदी जी को इस चीज़ को समझना चाहिए। यहाँ पर बांग्लादेशी का नाम कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि एक कंट्री का नाम है। रोहिंग्या तो कंट्री तो है नहीं जी। कल भारत के विरुद्ध
बांग्लादेश को यूज़ करना पड़ा या बांग्लादेश का सपोर्ट लेना, अगर हमारे जो लीडरशिप है उसको अगर वो नीड ऑफ द आवर अगर हो गया, दे वांट दैट ऑप्शन ओपन, दैट इज व्हाई दे आर नॉट टेकिंग बांग्लादेशीज नेम। तो भारत को ये चीज़ क्लियर कर देना चाहिए कि बांग्लादेशी नेपाल में हैं कि नहीं। जी, अगर बांग्लादेशी नहीं है तो ये जो वायलेंस है क्या वो नेपाली मुस्लिम्स ने किया है? शायद भारत भी ये सोच रहा होगा कि हम लोग अगर कह दें कि बांग्लादेशी है तो नेपाल गवर्नमेंट उसको भारत डिपोर्ट करेगा, विच दे डोंट वांट। अगर इस छोटी सी समस्या को अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो जो बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर हैं वो वही काम करेंगे जो पाकिस्तान में जी, जो टेररिस्ट कैंप्स करते हैं वही करेंगे। वो तो अलग बात है सर। अभी के वक्त में मेरा जो क्वेश्चन है, क्यूरी है, या बोलूँ मेरा जिज्ञासा है, क्या नेपाल इतने आसानी से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? जैसे कि यहाँ पर कई सारे धार्मिक संगठन है जो हिंदू मत को नहीं मानते, यहाँ पर मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट, अधिकांश यहाँ पर बुद्धिस्ट है, उसके बाद भी इतनी आसानी से ये सारे लोग नेपाल में हिंदू राष्ट्र को स्वीकारने के लिए राजी होंगे? नहीं, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। पहला क्वेश्चन को मैं कंक्लूड कर लूँ तो उसको जितना जल्दी हो, भारत सरकार के पास इसका डाटा है, क्योंकि मैं ये 15 लाख का फिगर भारतीय मीडिया से ही लिया हूँ। मेरा कोई काल्पनिक फिगर नहीं है। इसको जिस दिन जल्दी क्लियर करना चाहिए, जितना देरी करेगा भारत वो भारत के लिए नुकसान है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र का है, यहाँ फर्क है। हम लोग सनातन नहीं बोल रहे हैं, हर एक राष्ट्र का पहचान तो होना चाहिए। जी, नेपाल का पहचान क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। कब से हम लोग धर्मनिरपेक्ष हम राष्ट्र हुआ? एक डिकेड भी नहीं हुआ ना। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कहा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है आज से 11 साल पहले, जी, उसी में धर्मनिरपेक्ष लिखा गया। इससे पहले तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। जी, वो तो एक एडहॉक कॉन्स्टिट्यूशन था, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो इसके बाद क्या राष्ट्र का पहचान बदल जाता है? राष्ट्र का पहचान तो नहीं बदलेगा ना। हम लोग नेपाली हैं तो नेपाली का पहचान क्या है? हम लोग के में क्या है? हम लोग हिंदी स्पीकिंग है, नेपाली स्पीकिंग है, या हम लोग मैथिली स्पीकिंग है? हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या है? हमारा नेशनल बॉर्डर क्या है? हमारा जो सब सिविलाइजेशन क्या है? हमारा कल्चर क्या है? हमारा नेशनल ड्रेस क्या है? दीज आर ऑल, ये तो सब हमारे पहचान है ना। जी, कम से कम उसको तो क्लियर करो। इसीलिए मैं कर रहा हूँ सर्वपक्षीय एक बेला करो, एक मीटिंग करके अपना पहचान बनाओ पहले। जी, इस पहचान को एक नाम दो। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी जो 300 करोड़ के करीब सनातनी है दुनिया भर में, जिसमें 200 करोड़ से अधिक तो हिंदू ही हैं। जी, और हमारे बुद्धिस्ट करीब 70-80 हज़ार करोड़ हैं। सिख हैं और सारे लोग भी हैं जो सनातनी हैं। मोदी जी ने तो, मैं पहले एपिसोड में कह दिया हूँ कि उन्होंने तो इंडोनेशिया को सनातनी कह दिया, जो जहाँ के 90% से अधिक मुस्लिम्स हैं। जी, उसको सनातनी कह दिया। तो हम लोग सनातनी हैं। सनातनी कहने में हमें गर्व होना चाहिए। इस चीज़ को, ये पेटी पॉलिटिक्स, छोटे छोटे अपना स्वार्थ के लिए, किसी एक नेता के स्वार्थ के लिए
इसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहिए, पहली बात ये। और मैं इस चीज़ में विश्वस्त हूँ क्योंकि अब इसका बहुत छिड़ गया है, अब ये ओपन पब्लिक में आ गया है। नाउ इट इज़ टेकिंग मोमेंटम। तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया भर के जो सनातनी है उन्हें अपना एक केंद्र चाहिए। वो नेपाल होने की तरफ मेरे ख्याल से इस इंसिडेंट से जी उस तरफ नेपाल आगे बढ़ेगा और उसमें 300 करोड़ के करीब करीब जो सनातनी है दुनिया भर के, वो साथ देंगे। उसमें हमारे ये छोटे छोटे नेता जो लोग हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वो भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स भी इसमें हावी होगा और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपना पुराना जो हमारा पहचान है, उसी पहचान में नेपाल का एग्जिस्टेंस है। नया पहचान में आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जनकपुर में जाकर जो गृह मंत्री ने मौखिक रूप से जो उन्होंने वादा किया है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब मैं पहल करने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने करूँगा, ऐसे उन्होंने बताया है। क्या उसमें वो अडिग रहेंगे या आगे के दिन में भी वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय या पहल आएगा? ऐसा भी तो अभी के वक्त में सवाल जन जन के मन में है। अब मैं इसका गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, मैं इन लोगों को पर्सनली पहचानता भी नहीं हूँ, है ना। पॉलिटिक्स में कहते हैं कुछ है, करते कुछ है, पर पॉलिटिक्स इज गाइडेड बाय सिचुएशन। जी, जैसा सिचुएशन होगा उससे पॉलिटिक्स गाइड होता है। तो अब तो सिचुएशन ये हो गया है कि भारत एक डोमिनेटिंग फोर्स है दुनिया में। जी, अभी नेक्स्ट मंथ के 12 और 13 में वहाँ पर सबमिट हो रहा है ब्रिक्स का। जी, उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चॉकआउट हो जाएगा। उसमें भारत जब एक डोमिनेंट कंट्री हो जाए, फोर्स हो जाएगा, तो नेचुरली दैट विल हैव इफेक्ट ऑन अस। तो हमारे सभ्यता, आस्था, संस्कृति और मजबूत होकर खड़ा होगा। उसमें जितने भी अनवांटेड फॉरेन एलिमेंट्स हैं उन लोग का प्रभाव नेचुरली कम हो जाएगा। जी, तो लेट अस वेट फॉर दैट डे। और मैं जब से ये डिस्कशन छिड़ गया, आई थिंक दिस इज द इट विल गो ऑन अ पॉजिटिव वे और हम लोग सनातनी राष्ट्र हो जाएंगे। सनातनी राष्ट्र मीन्स all other religion inside that civilization. It is civilization. We will be a Sanatani Nepal. जी, Not a Hindu Nepal, but a Sanatani Nepal. That will include 300,000 Sanatanis worldwide. जी, ओके सर, आपने ये महत्वपूर्ण टाइम देकर हमारे साथ बातचीत किया। इस समय और इस बातचीत के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। Thank you.